सोडियम जब सोडियम क्लोराइड जब सोडियम क्लोराइड के पानी में जब जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। देखिए, जब जब सोडियम क्लोराइड पानी के जब सोडियम जब सोडियम क्लोराइड पानी के जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो सोडियम ऑक्साइड उत्पाद बनता है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है जिसमें क्लोराइड आयन और सोडियम आयन होता है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है जिसमें क्लोराइड आयन और सोडियम आयन होता है। क्लोरीन और सोडियम ये दो बंद ठोस रूप में बहुत मजबूत होते हैं। सोडियम क्लोरीन और सोडियम क्लोरीन और सोडियम की ये दो संबंध क्लोरीन और सोडियम की ये दो बंधन ठोस रूप में बहुत मजबूत हैं। ये आयन आवेश वाहक होते हैं और इसलिए विद्युत चालक के लिए जिम्मेदार होते हैं। पानी में आयन मुक्त हो जाते हैं और यादृच्छिक से चलते हैं। मरुस्थलीय पादपों में जल ह्रास की दर में निम्नलिखित में किसके कारण कमी आती है? उपज्वता के कारण आती है। मरुस्थलीय पादपों में जल ह्रास की दर उपज्वता क्यूटिकल के कारण होता है। मरुस्थलीय पादपों में जल के ह्रास की दर में उपज्वता क्यूटिकल के माध्यम से होती है। मरुस्थलीय पादप में जल ह्रास की दर में उपज्व के कारण कमी आती है। रेगिस्तान पौधे देखिए, रेगिस्तानी पौधों की रंध्र दिन के दौरान बंद हो जाती हैं और रात के दौरान खुल जाती हैं। रंध्र बाह्य त्वचा में छोटा पोर छिद्र है जो पौधों में गैस के आदान प्रदान की अनुमति देता है। यह पौधों में वाष्पीकरण के लिए भी जिम्मेदार है। यह अधिकांशतः पत्तियों के निचले हिस्से में पाया जाता है। रक्षी कोशिकाएं रंध्र को खोलने और बंद करने के लिए जिम्मेदार है। रक्षी कोशिकाएं रंध्र को खोलने और बंद करने के लिए जिम्मेदार हैं। लिग्नहीन वृहद और अणु जो वृहत्तर की कोशिकाओं भित्ति में मौजूद हैं। सुबेरिन फैटी पदार्थ की तरह मोम होता है। सुबेरिन फैटी वासी है। सुबेरिन फैटी एक पदार्थ की तरह मोम होता है। लिग्निन बृहद अणु है जो दृढ़कोट की कोशिकाओं भित्ति में मौजूद होता है। देखिए, पादप कोशिका में जीव द्रव्य को इस तरह परिभाषित किया जाता है। अल्पपराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना।
अल्पपराशरी अल्पपोष अल्पपराशरी अल्पपराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य सिकुड़ना। अल्पपराशरी अल्पपराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना पादप कोशिका में जीव द्रव्य कहलाता है। पेड़ पौधे में पानी चाहने वाली कोशिकाओं को पादप कोशिका कहा जाता है, जो कि जंतु कोशिका से अलग होती है। जब पादप कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। जब पादप कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर होता है। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य CH2 इकाई का अंतर होता है। सजातीय श्रेणी के सदस्य के मध्य CH2 का अंतर होता है। सजातीय श्रेणी समान कार्यात्मक समूह और रासायनिक गुणों वाले पदार्थ से बनती है। एक सजातीय श्रेणी के सदस्य को समजात कहा जाता है। एक सजातीय श्रेणी के सदस्यों को समजात कहा जाता है। सजातीय श्रेणी समान कार्यात्मक समूह और रासायनिक गुणों वाले पदार्थ से बनी है। सजातीय श्रेणी समान कार्यात्मक समूह और रासायनिक गुणों वाले पदार्थ से बनी है। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर होता है। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर होता है। गति का द्वितीय समीकरण है SUT गति का द्वितीय समीकरण है S UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। S UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। गति का द्वितीय समीकरण होता है S UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। गति का द्वितीय समीकरण होता है S UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। गति का द्वितीय समीकरण S UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। प्रथम V UT U प्लस AT वेग समय को दर्शाता है। द्वितीय होता है S UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, विस्थापन समय को बताता है। तृतीय होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, विस्थापन वेग को बताता है। U प्रारंभिक वेग, V अंतिम वेग होता है। ये दोनों T समय S समय में चल रही दूरी है। S बराबर T समय में चल रही दूरी है। गति का द्वितीय समीकरण होता है S UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। V U प्लस AT होता है, वेग समय को बताता है। V U प्लस AT होता है, जो वेग समय को बताता है। और द्वितीय होता है S UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S UT प्लस हाफ AT स्क्वायर विस्थापन समय को बताता है। तृतीय होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS होता है, विस्थापन वेग को बताता है। U प्रारंभिक वेग, V अंतिम वेग, A त्वरण, S T में चल रही दूरी होता है। कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरी जैसी संलयित वलय संरचना होती है, जो साकर वाली दृश्य होती है? C60 फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन होता है। कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना होती है, जो कॉपर वलय के सदृश होती है? C60 फ्लोरीन होता है।
C60 फुलरीन की पिंजरे जैसी संलयित वलित संरचना होती है। C60 फुलरीन की पिंजरी जैसे संलयित वलय संरचना होती है जो साकर वाल के सदृश होती है। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजित बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजित बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ संयोजित बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। C60 फ्लोरीन के पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना होती है जो साकर वाल के सदृश है। पहले क्या है? वस्तु का अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? वक्र के केंद्र पर। वस्तु का अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? वस्तु को अवतल दर्पण के वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? वक्रता केंद्र से परे। वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? वक्रता केंद्र से परे रखने पर। वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है। वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है। यदि गोलाकार दर्पण की आंतरिक सतह परावर्तक है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी हेडलाइट में होता है। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में सोलर प्लेट में अवतल दर्पण होता है। चर्च लाइट में होता है। लेजर लाइट में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में होता है। दाढ़ी बनाने वाले में होता है। सोलर प्लेट में होता है। सर्च लाइट में होता है। लेजर लाइट में होता है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा F/4 हो जाएगा। देखिए F=GM 1m2/r²। देखिए अर्थात द्रव्यमान आधा पर बल 1/4 हो जाना। द्रव्यमान आधा पर बल 1/4 गुना हो जाता है। द्रव्यमान आधा होने पर बल 1/4 गुना हो जाता है। दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। द्रव्यमान बढ़ने पर वस्तु के बीच
लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ने पर वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ने पर वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ने से वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका निम्न में से उपयुक्त कारण है। पसीना का आर्द्रता के कारण मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका कारण पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका कारण पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य वाष्पन की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता का जलवायु विज्ञान में सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि इसी वर्ष तथा वर्षण के विभिन्न जैसे वायुमंडल, तूफान, विक्षोभ आधारित होते हैं। यह दृश्य पृथ्वी के वाष्पीकरण के भिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंच जाती है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम तर्जनी होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तर्जनी किस दिशा को इंगित करती है? चुंबकीय क्षेत्र को। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किस दिशा को इंगित करती है? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यदि बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा लगने वाला बल को दिखाएगा। मध्यमा विद्युत धारा को दिखाएगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यदि बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा लगने वाले बल को दिखाएगा। मध्यमा विद्युत धारा को दिखाएगी। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी। तो अंगूठा बल को दिखाएगा। मध्यमा विद्युत धारा को दिखाएगा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम को दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम को दिखाता है। चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम को दिखाता है। चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम से दिया जाता है। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या 3 होती है। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या 3 होती है। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या 3 है। आवर्त सारणी के एक समूह में नीचे जाने के दौरान परमाणुओं में कक्षों की संख्या बढ़ जाती है। आवर्त सारणी के एक समूह में नीचे जाने के दौरान तत्वों की परमाणु संख्या बढ़ जाती है। समान आवर्त के तत्वों में समान संख्या होती है। समान आवर्त के तत्वों में
समान आवर्त के तत्व में कक्षा समान संख्या में होती है। देखिए, परमाणु का नाभिकीय आवेश, परमाणु का नाभिकीय आवेश आवर्त में बाएं जाने पर बढ़ेगा। परमाणु का नाभिकीय आवेश आवर्त में दाएं जाने पर बढ़ेगा। परमाणु का नाभिकीय आवेश आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। परमाणु का नाभिकीय आवेश ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। ठीक। विद्युत ऋणात्मक तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता और वह इलेक्ट्रॉन बंधुता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। ये जो विद्युत ऋणात्मकता है ऊपर से आने पर घटेगा, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता आयतन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता आयनन विभव अभिक्रियाशील। इलेक्ट्रॉन बंधुता आयतन विभव, ये क्या है? इधर से ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा, दाएं से बाएं जाने पर बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर घटेगा, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर घटेगा, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। आयनन विभव अभिक्रिया फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ है। फाइटो हार्मोन प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ हैं। फाइटो हार्मोन प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है। फाइटो हार्मोन प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ हैं। पादप हार्मोन जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। पादप हार्मोन जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, ये पौधों की विभिन्न अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं उनके उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं। एड्रीनेलिन हार्मोन्स को लड़ों या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। पादप हार्मोन जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, ये पौधों के विभिन्न अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि अनेक उपचायी क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं। एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि द्वारा होता है। एड्रीनलिन का होता है अधिकृत होता है। एड्रीनलिन होता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है। एड्रीनलिन होता है अधिकृत ग्रंथि द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन सोमैटोट्रोपिन के द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन सोमैटोट्रोपिन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन सोमैटोट्रोपिन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। प्रोलैक्टिन होता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। प्रोलैक्टिन होता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। एक लाइमेज के पाचन में मदद होता है स्टार्च का। लार एमाइलेज स्टार्च के पाचन में मदद करता है।
लार में विशेष एंजाइम होते हैं। लार में विशेष एंजाइम होते हैं जो आपके भोजन में स्टार्च को पचाने में मदद करते हैं। लार भोजन की धारणा और पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? त्वरित वेग अधिकतम वृत्ताकार वेग पर दौड़ने पर होता है। वृत्ताकार पथ पर दौड़ने पर होता है। एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ने पर एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ने पर एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ने पर एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। त्वरण समय के साथ वेग में बदलाव की दर है। त्वरण समय के साथ वेग में बदलाव की दर है। एथलीट एक स्थिर गति के साथ चलता है। एथलीट एक स्थिर गति के साथ चलता है। वो प्रत्येक क्षण के साथ अपनी दिशा को बदलता है और एक विशेष इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कोण का रेडियन होता है। ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। धारिता का फैराड होता है। विद्युत आवेश का कूलॉम। विद्युत चालकता का सीमेंस होता है। प्रेरकत्व का हेनरी होता है। विद्युत चालकता का सीमेंस होता है। विद्युत आवेश का कूलॉम होता है। धारिता का फैराड होता है। ठोस कोण का स्टेरेडियन, कोण का रेडियन होता है। एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह पाते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु अस्थायी होता है और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु शब्द का परिचित डेमोक्रिटस ने दिया था। परमाणु के लिए दो वैज्ञानिक डाल्टन और रदरफोर्ड है। परमाणु के लिए दो वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया, डाल्टन और रदरफोर्ड। ठोस, द्रव और गैस में विसरण के संबंध में कौन सा सही है? गैस विसरण द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होता है। गैस का विसरण ठोस द्रव की तुलना में अधिक होता है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों विसरण संभव होते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान होते हैं। अधिक रिक्त स्थान होते हैं। प्रकाश क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने दिया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने दिए थे। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने दिया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत में कहा गया है कि सभी वस्तुएं विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत में कहा गया सभी वस्तुएं विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। प्लांक का नियतांक होता है 6.64 × 10⁻34 होता है। 6.64 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। प्लांक का नियतांक होता है 6.64 × 10⁻34 जूल प्रति सेकेंड होता है। ये तरंग परमाणु और ऊर्जाओं में पाए जाने वाले आवेश को दोलन उत्पन्न होते हैं। ये तरंग परमाणु और ऊर्जाओं में पाए जाने वाले आवेश के दोलन में उत्पन्न होती है। परमाणु और आणविक दोलन से जुड़ी ऊर्जा योग्य देखिए डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने 1831 में किया था। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने 1831 में किया था।
विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने 19वीं शताब्दी में दिया था। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने 19वीं शताब्दी में दिया था। अनुवांशिकता का नियम ग्रेगर मेंडल ने दिया था। अनुवांशिकता का नियम ग्रेगर मेंडल ने दिया था 1869 में। 1869 में अनुवांशिकता का नियम ग्रेगर मेंडल 1869 में दिया था। जेनेटिक कोण तथा कृत्रिम जीन जेनेटिक कोण तथा कृत्रिम जीन हरगोबिंद खुराना ने दिया था 1951 में। जेनेटिक कोण तथा कृत्रिम जीन जेनेटिक कोण तथा कृत्रिम जीन अरविंद खुराना ने 1951 में दिया था। अपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। अपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। अपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था 1915 में। अपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत आर्किमिडीज ने 1915 में दिया था। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने 1769 में किया था। भाप इंजन का आविष्कार 1769 में जेम्स वाट ने किया था। कॉस्मिक विकिरण होता है विक्टर और हेड होता है। कॉस्मिक विसरण विकिरण विक्टर हेड 1912 में किया था। कॉस्मिक विकिरण विक्टर हेड ने किया था। कॉस्मिक विकिरण का विक्टर हेड ने किया था। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने 1900 में दिया था। क्वांटम का सिद्धांत मैक्स प्लांक ने 1900 में दिया था। भाप इंजन जेम्स वाट 1769। अपेक्षिक घनत्व आर्किमिडीज 1915। अपेक्षिक घनत्व आर्किमिडीज 1915 में। जेनेटिक कोड तथा जीन अरविंद खुराना। जेनेटिक कोड तथा कृत्रिम जीन 1951 में। अनुवांशिकता ग्रेगर मेंडल 1869। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन 1919।